हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी पेंटिंग की सीरीज़ का थर्ड चैप्टर। तो आपको पता है सीरीज़ चल रही है चैनल पर जिसमें कि हम आपको सारे के सारे चैप्टर थोरोली रीड करवाते हैं और इससे आपको फ़ायदा होता है कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं या फिर आपके जो लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं उससे आते हैं। अगर आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप सभी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है अजंता एंड पोस्ट अजंता पेंटिंग, यानी कि अजंता और उत्तर अजंता चित्रकला। अजंता आपको पता है गुफा है, ठीक है, अजंता की गुफाएं। अजंता एक जगह है और उसकी गुफाएं, वो पेंटिंग्स, ये चैप्टर आप ये लगा लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे इसके ऊपर, और इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो अजंता और अजंता काल के बाद उसके बाद कौन सी पेंटिंग्स बनी उसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपकी बन गई है, तो प्लीज प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा और उसमें आपके 2 चैप्टर्स आप कवर कर सकते हैं। प्रीवियस लेसन में हमने जाना इंडस वैली सिविलाइजेशन की पेंटिंग के बारे में, ठीक है। पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला के बारे में पढ़ा। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट अजंता एंड पोस्ट अजंता पेंटिंग, और इस पार्ट में हम अजंता और अजंता की चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। गुप्ता रूल इन नॉर्थर्न इंडिया कैरिड फॉरवर्ड द ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचर एंड पेंटिंग फर्दर। जो गुप्त काल था उसका उदय एक ऐसे समय में हुआ जो सुव्यवस्थित, विकासशील और सुसंस्कृत था। विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए, इसी कारण गुप्त काल भारतीय कलाओं का स्वर्णिम युग कहलाता है। देखो क्वेश्चन यहाँ से हमेशा ही बन जाता है कि बताओ गुप्त काल जो है वो क्यों हमारी जो भारतीय कलाएं हैं उनके लिए एक स्वर्णिम युग रहा। यानी कि ये एक ऐसा युग क्यों रहा जिसमें कि हमारी जो पेंटिंग्स वगैरह है, हमारे जो स्कल्पचर वगैरह है, उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर तरक्की की। तो इस बारे में हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो क्या हुआ कि जब गुप्ता रूल आया ना, गुप्ता काल आया, उस समय पे क्या इन्होंने एक ट्रेडिशन लाया स्कल्पचर का और पेंटिंग का। स्कल्पचर क्या होता है? मूर्तियां बनाना, ठीक है। मूर्तियां बनाने का जो एक कल्चर था वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था, और पेंटिंग को इन्होंने आगे बढ़ाया। पेंटिंग का कल्चर पहले से था लेकिन इन्होंने इसको और आगे बढ़ाया और अच्छा बनाया। इट हैज प्रोड्यूस न्यूमरस न्यू मूवमेंट्स एंड अ डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक बहुत ही बड़ा, न्यूमरस आप कह सकते हैं, एक बहुत ही बड़े मूवमेंट की इन्होंने स्थापना करी, और उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग स्टाइल्स लेकर आए पेंटिंग के और मूर्तियां बनाने के। क्वालिटीज ऑफ सॉफ्टनेस, स्मूथनेस ऑफ स्कल्पचर एंड स्लेंडर बॉडी आर द सेम सम ऑफ द रिमार्केबल आउटकम्स। और इससे क्या हुआ, इनके सॉफ्टनेस मतलब जो इनकी पेंटिंग्स होती थी, इनकी क्वालिटीज ऐसी हुई उन पेंटिंग्स की और स्कल्पचर्स की कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती थी। और स्मूथनेस थी इनके स्कल्पचर्स में, यानी कि जो मूर्तियां होती थी वो बहुत स्मूथ, मतलब ऐसा लगता था कि बिल्कुल जीवंत मूर्तियां इन्होंने बनाई हैं, ठीक है। और स्लेंडर बॉडी थी, स्लेंडर बॉडी मतलब एकदम पतली, एकदम सुंदर बॉडीज ये बनाते थे मूर्तियों की। इस काल में बेसिकली चंद्रगुप्त वन मैरिड कुमार देवी, a princess of the लिच्छवी ट्राइब, and ascended the throne about 320 AD। यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने सन 320 ईस्वी में सिंहासन पर वो बैठे, उन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से शादी करी, ठीक है। किससे? कुमार देवी से उन्होंने शादी करी। द गुप्ता पावर वॉज सस्टेन्ड बाय हिज सन एंड सक्सेसर समुद्रगुप्त। और फिर उसके बाद जो गुप्ता पावर थी उसके पुत्र आए, चंद्रगुप्त के पुत्र आए समुद्रगुप्त, उन्होंने गुप्ता साम्राज्य की बागडोर संभाली। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया जो विक्रमादित्य के नाम से भी प्रथम वो हुआ, क्या बोल सकते हैं इसको, प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। तो पहले कौन आया? सबसे पहले आया आपका चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट। फिर उसके बाद उसका बेटा समुद्रगुप्त आया, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा आया, इसी समुद्रगुप्त का बेटे का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। एंड चंद्रगुप्त सेकंड नॉन बाय द टाइटल, उस चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और मोस्ट ऑफ द जनता पेंटिंग्स वर डन इन द गुप्ता एंड वक्तका जो काल था उसमें, ठीक है। अजंता की गुफाओं की ज्यादातर पेंटिंग्स और ज्यादातर चित्र गुप्ता और वाकाटक काल में बनाए गए, ठीक है।
भारत की यानी कि द अजंता पेंटिंग्स कंप्लीटली कवर द वॉल्स, पिलर्स एंड सीलिंग्स ऑफ द केव्स। तो ये जो अजंता पेंटिंग्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये वॉल्स को, जो दीवारें होती हैं, पिलर्स को, जो इनके खंबे होते हैं इस तरीके के, और जो सीलिंग होती है, छत होती है, सभी पर ये इन गुफाओं की सभी पर ये बनाई गई थी पेंटिंग्स। दे कंस्टिट्यूट अ ग्रेट गैलरी ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट illustrating scenes from the life of Lord Buddha and his previous lives, comprise the जातक्स, florals and animals motifs। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो अजंता की ज्यादातर जो पेंटिंग्स हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें हमें लॉर्ड बुद्धा यानी कि भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में, जो उनका पुराना जीवन है, जो उनके पुराने आप कह सकते हैं पुनर्जन्म है उनके, ठीक है, और जो पिछले जन्मों में वो किस तरीके के थे, तो वो सारे जन्म उसमें उन पेंटिंग्स में दिखाए गए हैं जो केव्स में बनाई गई हैं। अच्छा, ये जो है ये जो अजंता की गुफाएं हैं इनमें सबसे ज्यादा चित्रकृतियां हमें मिलती हैं, मतलब सबसे ज्यादा पेंटिंग्स हमें इन्हीं गुफाओं में मिलती हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई में। राज्य के औरंगाबाद जिला मुख्यालय से 60 मील उत्तर पूर्व में वाघोरा नदी, जो कि ताप्ती नदी की एक सहायक नदी है, के घुमावदार किनारे पर ये स्थित है। इन गुफाओं का नाम यहाँ पास ही स्थित अजिंठा गांव के नाम पर पड़ा। इसके पास में कौन सा गांव है, अजिंठा गांव, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा अजंता, ठीक है। अजंता की गुफाएं लगभग 260 फीट ऊंची चट्टानी पहाड़ी को काटकर बनाई गई हैं। मतलब ये जो है एक बहुत बड़ी एक चट्टानी पहाड़ी थी जो कि कितनी ऊंची थी, 260 फीट ऊंची, और इसको काट कर फिर ये बनाई गई। ये गुफाएं लगभग 540 गज लंबाई में फैली हुई हैं। एक अधूरी बनी गुफा को मिलाकर यह कुल 30 गुफाएं बनाई गई हैं। मतलब 29 तो पूरी गुफाएं हैं, पूरी अच्छी तरीके से बनी हुई गुफाओं, और एक गुफा है जो आधी बनी हुई है, ठीक है। तो इन सभी को मिलाकर ये टोटल 30 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं। इनमें से 5 गुफाएं नंबर 9, 10, 19, 26 और 29 चैत्य गुफाएं हैं, ठीक है। इनमें से जो 5 गुफाएं हैं और इन पांचों गुफाओं के नंबर दे दिए, इनको नंबरों से बांटा गया है। जैसे गुफा नंबर 1, ठीक है, गुफा नंबर 2 में अलग पेंटिंग है, गुफा नंबर 3 में अलग पेंटिंग है। तो ये जो 5 गुफाएं हैं इनमें चैत्य गुफाएं हैं जिसमें कि पूजा अर्चना की जाती थी। क्या किया जाता था, यहाँ पर पूजा की जाती थी। और अन्य गुफाएं जो हैं, जो बाकी की गुफाएं हैं, वो विहार कहलाती हैं। विहार में क्या होता है, विहार में बौद्ध भिक्षु रहते थे, ठीक है। अजंता गुफाओं की खोज 1891 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के अधिकारियों ने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी, 1891 में मद्रास के रेजिमेंट के अधिकारी जो थे उन्होंने की थी। उसमें से एक कौन था, मेजर जॉन स्मिथ था। अजंता के संबंध में पहली रिपोर्ट 1824 में J.E. अलेक्जेंड्रा ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को भेजी थी, ठीक है। सबसे पहली रिपोर्ट भेजी थी 1824 में, किसने भेजी थी, J.E. अलेक्जेंड्रा ने, और इसको खोजा किसने था, 1891 में मद्रास रेजिमेंट के अधिकारी थे जिसमें से एक मेजर जॉन स्मिथ था, ठीक। चलिए, इसमें देखो इंग्लिश में यहाँ पर अलग दिया हुआ है इंट्रो, इस और हिंदी में अलग, तो इसलिए मैं अलग अलग इस तरीके से ही पढ़ा रही हूँ। अब देखो, जातक्स जो थे, जातक्स रिप्रेजेंट करते थे, अभी तक हमने पढ़ा कि इन गुफाओं में हमें जो बौद्ध भगवान है, जो बुद्ध भगवान है, उनकी जीवन के बारे में देखने को मिलता है कि वो किस तरीके से रहते थे, उनका पिछला जीवन में उन्होंने क्या किया था, उनका पिछले जन्म में उनका क्या अवतार था, तो वो सारी चीज यहाँ देखने को मिलती हैं। Similarly, another printout works and made belonging to the Buddhist art and architecture in India at Bagh Caves of Madhya Pradesh, located 50 km west of Mandu on a perpendicular rock face of a hill। तो अजंता की ही तरह अगर हम भगवान बुद्ध की और जो आप कह सकते हैं जन्म को लेकर, उनके बाकी सारी चीजों को लेकर, जो भगवान बुद्ध के ऊपर बनाई गई जो आर्ट है, जो पेंटिंग्स है, वो हमें दूसरी मिलती हैं बाघ केव्स में, बाघ गुफा में, ठीक है, बाघ गुफा में। और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अजंता की गुफा है हमारी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। The most famous paintings are found in the अजंता caves। ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया, ये सेम वही है कि जो 5 गुफाएं हैं उन सभी में क्या होता था, पूजा अर्चना होती थी, और बाकी जितने थे वो विहार हॉल्स थे, ठीक है। टोटल कितनी है अजंता की गुफाएं, 30 हैं, जिसमें से एक आधी अधूरी है। चलिए, अब देखो अजंता में गुफाओं की जो दीवारें हैं, छत हैं और खंभे हैं, इन सभी को चित्रों से अलंकृत
इसमें क्या है, जो हिंदी है वो आगे पीछे की गई है, तो मैंने वो चीज आपको इंग्लिश में बता दी है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इसके, ऑब्जेक्टिव आप स्किप करेंगे। उसके बाद बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे पहली हमारी पेंटिंग है, ठीक है। चलिए, बेसिक इंफॉर्मेशन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर पेंटिंग्स फ्रॉम अजंता। कौन सी? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। ये सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय चित्रकृति है। इस चित्र में क्या है? द पेंटिंग पोर्ट्रेस बोधिसत्व अवलोकित स्वरा, and bodhisattva is a bodhisattva of compassion who refused to nibbana till the enemy gets emancipated into the dhamma. The Buddha, Dharma and Sangha is considered as three ratna. Hence the chant is made as follows: बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यानी कि जो बुद्ध की शरण में गया वो धर्म की शरण में गया, और जो धर्म की शरण में गया वो संघ की शरण में गया। तो देखो, जो ये अवलोकितेश्वर जो बोधिसत्व पेंटिंग है, इसमें क्या है, बोधिसत्व को अवलोकितेश्वर के रूप में चित्रित किया गया है। यानी कि जो बुद्ध भगवान है उसको ये दिखाया गया है कि वो पूरे संसार के आप कह सकते हैं ईश्वर हैं। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व करुणा अवतार हैं, और जिन्होंने विरोधी भाव से मुक्ति को धर्म माना है। उन्होंने क्या माना है कि मुक्ति ही धर्म है। बुद्ध, धर्म और संघ तीन रत्न माने जाते हैं। तो तीन रत्न कौन से हैं? एक तो है बुद्धि, ठीक है, दूसरा है आपका धर्म, और तीसरा है आपका संघ। इसीलिए कहा जाता है कि जो बुद्ध की शरण में गया वो धर्म में गया, और जो धर्म की शरण में गया वो संघ की शरण में गया, ठीक है। अब ये है वो आपकी पेंटिंग। पद्म पाणी बोधिसत्व भी इस पेंटिंग को कहा जाता है, और बोधिसत्व अवलोकितेश्वर भी इस पेंटिंग को कहा जाता है। तो नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। टाइटल है इस पेंटिंग का बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, और ब्रैकेट में दिया हुआ है पद्म पाणी बोधिसत्व। मीडियम क्या है? फ्रेस्को ऑन वॉल एंड टेम्पेरा, यानी कि भित्ति चित्र है, यानी दीवार पर बनाया गया ये चित्र है, और ये टेम्पेरा रंग से बनाया गया है। टेम्पेरा एक प्रकार का रंग है जिससे ये बनाया गया है। ये कब बनाया गया है? 5वीं सदी से के बाद बनाया गया है, लेट 5th सेंचुरी। गुफा नंबर है ये 1, यानी कि कौन सी केव में है? यह केव नंबर 1 में, ठीक है। सबसे पहली पेंटिंग जो हमें यहाँ देखने को मिलती है वो बुद्ध भगवान की बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा पेंटिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और पढ़ते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन, और इसमें आखिर ऐसा क्या है जो ये इतनी प्रसिद्ध है। तो ये देखो, बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा पेंटिंग इज पेंटेड ऑन द बैक वॉल ऑफ द हॉल इन केव नंबर 1। यानी कि जो केव नंबर 1 है, जो गुफा नंबर 1 है, उसकी जो बैक वॉल है, जो उसकी पीछे की दीवार है, उस पर ये चित्र बनाया गया है, यानी पूर्वी दीवार पर ये चित्रित की गई है। गुफा नंबर 1 ये जरूर याद रखना। ही इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल क्राउन विद बीड्स ऑन हिज हेड, यानी कि इन्होंने एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सा क्राउन पहना हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत सुंदर एक ब्यूटीफुल सा इन्होंने क्या पहना है? क्राउन पहना है। क्राउन का मतलब होता है एक ताज पहना है जिसमें कि बीड्स लगाई गई हैं। दिख रहा है ना कि बीड्स लगाई गई हैं इस क्राउन में। बोधिसत्व एक अत्यंत सुंदर और मोती जड़ित मुकुट धारण किए हुए हैं, और इनके काले बाल गरिमामय ढंग से नीचे लटके हुए हैं। और इनके जो काले बाल है, ये दिख रहा है ना, काले रंग से इन्होंने दिखाया है, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी अपीयर्स न्यूड, और उनकी जो ऊपर की बॉडी है वो न्यूड दिखाई गई है, यानी कि उनके शरीर का ऊपरी भाग वस्त्र मुक्त है। इन्होंने ऊपर कोई कपड़े नहीं पहने हैं, और कानों में उन्होंने स्वर्ण कुंडल और बाजुओं में बाजूबंद धारण किए हुए हैं, उन्हें दिखाया गया है। यहाँ बाजू में उन्होंने बाजूबंद और कानों में स्वर्ण कुंडल यानी कि सोने के कुंडल पहने हुए हैं। इन हिज ईयर ही इज वेयरिंग अ गोल्डन कुंडल एंड 2 armlets are shown in his arm. His eyes are half open. The eyebrows depending upon the facial expression are drawn by simple lines. तो यहाँ पर उनकी आंखें जो हैं वो आधी खुली हुई हैं, आप देख सकते हैं, और उनकी जो आईब्रोज है एक सिंपल सी लाइन से बनाई हुई है, क्योंकि उनकी जो मुद्रा है वो मुद्रा के भाव दर्शा रही है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, द फिगर इज क्लोजली रिलेटेड विद द स्टाइल्स ऑफ विदर्शा स्कल्पचर, यानी कि जो ये चित्र है ये विदर्शा स्कल्पचर, विदर्शा जो मूर्ति है
को दिखाता है एक तरह से। द पेंटिंग्स ऑफ अजंता आर नॉट फुल फ्लेज्ड फ्रेस्कोस, यानी कि जो अजंता की जो पेंटिंग है, अजंता के जो चित्र हैं, वो अपने आप में परिपूर्ण फ्रेस्को नहीं है, ठीक है। In fresco painting, painting is done while the surface layer of plaster is still wet. जो फ्रेस्को चित्र होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें चित्रकारी उस समय पे की जाती है जब नीचे वाली जो सतह होती है, जो धरातल है, वो पूरी तरह से सूख ना पाई हो। लेकिन अजंता की जो पेंटिंग्स है, बट द मोड ऑफ पेंटिंग्स एट अजंता इज द टेम्पेरा ड्राई फ्रेस्को। ये जो है इसमें ड्राई फ्रेस्को किया गया है, यानी कि जो दीवार थी वो गीली नहीं थी, वो सूखी दीवार पर इन्होंने ये पेंटिंग करी है। लेकिन फ्रेस्को में क्या होता है कि जो दीवार होती है, जो दीवारों पे जो रंग किया जाता है बैकग्राउंड, वो पहले गीले पे ही वो लोग कर देते हैं इस पेंटिंग को, ठीक है। इसमें यही अंतर है, ड्राई फ्रेस्को इसलिए इसको कहा जाता है। और बुनियादी रंगों व सामग्री का इन्होंने प्रयोग किया है। तो जो कलर और मटेरियल यूज हुआ है वो बहुत बेसिक, वेरी बेसिक है। द 5 कलर यूजुअली डिस्क्राइब्ड इन द शिल्पा सूत्रा टेक्स्ट आर फाउंड हियर। रेड ऑकर गेरू रंग, ठीक है, येलो ऑकर यानी पीली मिट्टी, ब्लैक यानी काजल, लपीस लजूली यानी ब्लू रंग, और व्हाइट यानी लाइम और खादिया रंग। इसमें लाल गेरू, पीली मिट्टी, चिमनी धुएं से तैयार काला, और नीला तथा चूने और खड़िया से प्राप्त हुआ है सफेद रंग। तो इसमें कितने रंग हैं? इसमें टोटल 5 कलर्स हैं। सबसे पहला इन्होंने कलर यूज किया है लाल, जिसको आप गेरू रंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद इन्होंने इसमें पीला रंग इस्तेमाल किया है। फिर उन्होंने इसमें जो धुआं होता है, चिमनी का धुआं, उससे काला रंग बनाया है, और इन्होंने सफेद रंग लिया है, और इसके अलावा इन्होंने एक नीला रंग भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये 5 रंग आपको याद रखने हैं। अब देखो नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा बिलोंग टू, यानी ये कौन सी गुफा नंबर में है? तो गुफा नंबर 1 यानी केव नंबर 1 में ये पेंटिंग पद्मपाणि बोधिसत्व है। तो इसके नाम में प्लीज कंफ्यूज मत होना, बस ये याद रखो कि बोधिसत्व है, तो इसका मतलब ये पेंटिंग हमारी गुफा नंबर 1 में है। बुद्ध भगवान कौन से नंबर पर आते हैं? पहले नंबर पर आते हैं, ठीक है, इतना याद रखो, पहले नंबर पर बुद्ध भगवान आते हैं। तो इसीलिए बोधिसत्व जो है वो गुफा नंबर 1 में है। चित्र का शीर्षक अथवा विषय क्या है? तो चित्र का शीर्षक या टाइटल क्या है इस पेंटिंग का? लॉर्ड बोधिसत्व है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा है, गॉड बोधिसत्व है, या नन ऑफ दीज। यानी भगवान बोधिसत्व है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा, लॉर्ड बोधिसत्व, या इसमें से कोई नहीं। तो इस आंसर है बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा, ठीक है। ये इसका टाइटल था, है ना। अब देखो नेक्स्ट पेंटिंग है आपकी अप्सरा। अप्सरा यानी जो सबसे सुंदर है। तो अब हम ब्यूटीफुल अजंता में जो सबसे सुंदर फीमेल पेंटिंग है वो है अप्सरा पेंटिंग, ठीक है। अजंता के चित्रकारों ने नारी सौंदर्य के अनेक रूप चित्रित किए हैं। मतलब अजंता पेंटर्स ने फीमेल ब्यूटी के ऊपर बहुत सारे फॉर्म्स उन्होंने बनाए हैं, बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए हैं। दीज इंक्लूड वुमेन फ्रॉम रॉयल फैमिली, कॉर्टेशंस, डांसर्स, कॉमन वुमेन एंड अप्सराज और निम्फ्स। तो इसमें कौन कौन है? इसमें वो सामान्य औरतें भी आती हैं, ठीक है, जो राजघराने की औरतें हैं वो भी आती हैं इन पेंटिंग्स में। दरबारी स्त्रियां भी आती हैं, नृत्यांगनाएं भी आती हैं, मतलब जो डांस करती थी, जो नृत्य करती थी वो भी आती हैं, और अप्सराएं और परियां भी आती हैं। तो उन्होंने सभी की पेंटिंग्स बनाई है। तो ये है आपकी अप्सरा पेंटिंग, देखने में बहुत सुंदर लग रही है ना। तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। नाम इसका अप्सरा पेंटिंग है। फ्रेस्को ऑन वॉल वही टेम्पेरा कलर से करी गई है ये, और 5th सेंचुरी में बनाई गई है, और 17 गुफा नंबर 17 में ये बनाई गई है, ठीक है। गुफा नंबर 17 में ये बनाई गई है, ये बात आपको याद रखनी है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अजंता पेंटिंग्स आर ऑफ अ डिफरेंट वैरायटी एंड द टेक्स्ट लाइक चित्रसूत्रा of Vishnu Dharmottara Puran helps understand some of the technicalities. Shadanga is one of the later texts that describes qualities of paintings and is equally seen these qualities in Ajanta paintings. Shadangana or 6 limbs of painting composed of Rapu Vedha, variety of form, pramana, proper proportion, bhav and lavyonjanam, Sadrishyam and Varki Bhangam.
The painters here mastered the vast complex of human figures, animals, and plant form. In addition to giving free scope to their imagination, the masters of Ajanta have control over the proportion of individual figures and can group them in excellent composition. यानी कि अजंता के जो चित्र हैं उनमें 6 अंगों पर आधारित ये चित्र बनाए जाते हैं। पहला अंग इनमें है रूप भेद, यानी कि आकारों में भिन्नता, मतलब जो आकार होते हैं इन पेंटिंग्स में वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है प्रमाण, यानी कि बिल्कुल सही अनुपात में ये बनाए जाने चाहिए। फिर है भाव, भाव की प्रस्तुति होनी चाहिए। जैसे अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो इस पेंटिंग में एक बहुत सुंदर सी एक औरत दिखाई गई है, वो जो टेढ़ी नजरों से किसी को देख रही है ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो भाव भी दिखना चाहिए, लावण्य योजना होनी चाहिए, यानी कि सौंदर्य और शोभा, सौंदर्य सुंदर भी हो और शोभा भी दिखाई दे। सादृश्य यानी देखने लायक और बिल्कुल समान लगे, और वर्णिका भंग यानी कि रंग उसमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो ये 6 अंगों पे आधारित है। अजंता के चित्रकारों ने मानव आकृतियों और पशु और पक्षी, पेड़ पौधों की आकृतियों की जटिलताओं को प्रदर्शित करने में पूर्ण दक्षता प्राप्त की थी, और उन्होंने इनके चित्रण में अपार कल्पनाशीलता से काम लिया है। यानी कि उन्होंने अलग अलग जो मानव आकृतियां हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी जटिलताएं वो किस तरीके से बने हुए हैं उनको और अच्छे तरीके से इन्होंने दिखाया है। इन चित्रकारों को न केवल व्यक्तिगत आकृतियों के अंग और अनुपात पर नियंत्रण था, बल्कि वे इन आकृतियों को सामूहिक रूप से भी सुंदरतापूर्वक ढंग से बनाते थे। ठीक है, अब देखो अप्सरा के बारे में पढ़ते हैं। फ्लाइंग अप्सरा इज अ मास्टरपीस ऑफ अजंता आर्टिस्ट, यानी कि अप्सरा नाम की जो ये चित्र है वो अजंता ने चित्रकारों के द्वारा बनाई गई एक श्रेष्ठ कृति है। हर बॉडी कलर इज डार्क ब्राउन, उसका जो शरीर है वो गहरे भूरे रंग का बनाया गया है। एंड अप्सरा इज वेयरिंग अ डेकोरेटेड टर्बन ऑन हर हेड, उसके सिर पर एक अलंकृत पगड़ी है, उसने एक पगड़ी पहनी हुई है। देखो एक डेकोरेटेड सी उसने पगड़ी पहनी हुई है अपने सिर पर, और पर्ल नेकलेस ऑन हर नेक, और उसने एक पर्ल का नेकलेस पहना हुआ है अपने नेक पे, गले पर एक पर्ल का नेकलेस है। एंड कुंडल टाइप इयररिंग्स ऑन हर ईयर्स, तो उसके कान में एक कुंडल जैसा इयररिंग दिखाई देता है। शी इज होल्डिंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किम्बल इन हर हैंड, और उसने अपने हाथ में किम्बल जैसा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है। इस तरफ आप देखेंगे तो किम्बल का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसने पकड़ा हुआ है। शी इज वेयरिंग एक्विजिट बैंगल्स, उसने बहुत सुंदर अपने हाथों में बैंगल्स पहनी हुई हैं, चूड़ियां पहनी हुई हैं। हर ड्रीमी आईज आर हाफ ओपन, और उसकी जो सपने देखने वाली आंखें हैं वो बिल्कुल आधी खुली हुई हैं। ठीक है, गले में मोतियों के हार है, कानों में कुंडल जैसे आकार की बालियां हैं, और उसने अपने दोनों हाथों में वाद्य यंत्र लिया हुआ है, कुछ ऐसा यंत्र जो उस समय पे चलता होगा। और इसके अलावा उसने कलाइयों में बहुत सुंदर रंग से कड़े पहने हुए हैं, बहुत सुंदर रंग के, और उसके आंखें जो हैं वो आधी खुली हुई हैं। अब देखो निम्न को सुमेलित करना है आपको। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, मैच द फॉलोइंग करना है। मीडियम क्या था, मीडियम था टेम्पेरा या खरताल या डार्क ब्राउन, तो मीडियम था इसका टेम्पेरा। ठीक है, फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। अप्सरा का वर्ण यानी कि स्किन कलर क्या था, कैसा था अप्सरा का, डार्क ब्राउन, तो डार्क ब्राउन ये हो जाएगा इसका। ठीक है, गहरा भूरा। और अप्सरा होल्डिंग खरताल, यानी कि अप्सरा एक खड़ताल लिए हुए है। अब देखो छत की सजावट, ये अगली पेंटिंग है, डेकोरेशन ऑफ द सीलिंग। बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं इसके बारे में। तो द केव्स ऑफ अजंता आर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद बोथ पेंटिंग एंड स्कल्पचर। द आर्टिस्ट गेव द सेम इम्पोर्टेंस टू द सीलिंग ऑफ दीज केव्स एज ही हैज गिवन टू द वॉल्स। अब देखो जो अजंता की गुफाएं हैं बहुत सुंदर चित्रों से और बहुत ज्यादा सुंदर मूर्ति शिल्प उसमें बनाई गई हैं, और इसके अलावा कलाकार ने छत की सज्जा पर भी उतना ही ध्यान दिया है जितनी कि उसने दीवारों की। ठीक है, the ceilings are decorated with different motifs of human figures, animals, birds forms and floral forms. The ceiling is covered with images of the Buddha. अब देखो सीलिंग जो है उसमें उसने मानव की आकृतियां बनाई हैं, पशु पक्षी भी बनाए हैं, बेल बूटे भी बनाए हैं, और ज्यादातर छत पर बुद्ध की आकृतियों से उसने उन चीजों को ढक दिया है। तो टाइटल देखो, टाइटल है डेकोरेशन ऑन द सीलिंग। ठीक है, छत की सजावट कैसे करते थे, माध्यम है भित्ति चित्र टेम्परा यानी कि फ्रेस्को ऑन वॉल टेम्पेरा। और देखो इसमें जो मीडियम है वो सब में सेम ही होगा,
फर्स्ट चैप्टर में हमारा अलग मीडियम था, सेकंड में हमारा अलग है और थर्ड में हमारा अलग है। फिर ये कब बनाई गई है? लेट 5th सेंचुरी में, यानी कि 6ठी शताब्दी का जो बिल्कुल स्टार्टिंग थी उसमें ये बनाई गई है, ठीक है। और ये केव नंबर 2 में मिलती हैं, केव नंबर 2 में मिलती हैं। जो हमारी बोधिसत्व जो पेंटिंग थी वो हमारी कहाँ मिलती हैं? वो केव नंबर 1 में थी। अप्सरा पेंटिंग हमारी केव नंबर 17 में है और ये वाली पेंटिंग हमारी केव नंबर 2 में है। जो ये आपकी सीलिंग वाली पेंटिंग है वो हमारी मिलती है केव नंबर 2 में, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, कौन सी केव में कौन सी पेंटिंग है। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। जनरल डिस्क्रिप्शन है इसका। बिफोर दे बिगेन पेंटिंग द आर्टिस्ट प्रिपेयर द केव वॉल। अब देखो, चित्रकारी करने से पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने चट्टान की सतह को तैयार किया, उनकी वॉल्स को तैयार किया। द फर्स्ट कोटिंग ऑन द वॉल वॉज ऑफ क्ले मिक्स्ड विद द राइस हस्क, कैटल डंक एंड गम। तो गुफा की जो छत थी और जो दीवारें थी उन पे सबसे पहले उन्होंने मिट्टी में चावल का भूसा, गाय का गोबर और गोंद मिलाकर तैयार किया। पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले जो छत पे पेंटिंग वगैरह कुछ भी बनाने से पहले उन्होंने पहली कोटिंग लगाई, चावल का भूसा लिया, ठीक है, राइस हस्क जिसे बोलते हैं, कैटल डंक लिया यानी कि जो गाय का गोबर होता है, और गम लिया यानी कि गोंद मिलाकर इन्होंने एक लेप तैयार किया, उसको पहले लगाया। द आउटलाइन ड्राइंग वॉज इन डार्क ब्राउन और ब्लैक एंड सब्सिक्वेंटली कलर्स एंड टोन्स वर एडेड। तो उन्होंने क्या किया? फिर उसके बाद इस सारे गारे का लेप बनाया और फिर उसको लगाया और फिर उसके बाद उन्होंने चूने का लेप लगाकर उसे सावधानी पूर्वक चिकना किया था। फिर उसके ऊपर उन्होंने पॉलिश की और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेखाएं बनाई, बाहरी रेखाएं बनाई। इस रेखाओं को उन्होंने गहरे भूरे और काले रंग से बनाया, ठीक है। और उसके बाद सूखी सतह पर उन्होंने अलग अलग रंग भरे। जो सतह सूख गई उस पर उन्होंने अलग अलग रंग किए, ठीक है। दिस इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ अ सीलिंग डेकोरेशन फ्रॉम केव नंबर 2। और ये जो है, ये ऊपर हम जो देख रहे हैं, ये हमारी छत पर किए गए अलंकरण का एक बहुत सुंदर उदाहरण है जो 6ठी शताब्दी में गुफा संख्या 2 में बनाया गया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो लॉन्ग पैनल्स ऑफ बॉर्डर्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ केव्स आर पेंटेड विद स्वान्स, बर्ड्स, विद्याधरा, couples, auspicious conches and lotuses and birds, as well as cineous rhizomes and stalks with lotuses and bird forms and bloom form and leaves covering large areas reveal the capacity of the artist to create diverse patterns of great artistic value. This is a beautiful design with the interpretation of Buddha images. The panels are divided into several square segments. तो देखो ध्यान से आप इसको समझते हैं। गुफा की जो छत है और उस पर चित्रित किए गए पैनल और बॉर्डरों में हंस दिखाई देगा, पक्षी हैं। गुफा की छत पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर हंस दिखाई देगा, पक्षी दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर विद्याधर युगल यानी कि कपल्स की भी फोटोज दिखाई देंगी, पवित्र शंख दिखाई देंगे, कमल और कलिकाएं दिखाई देंगी, कमल के गट्टे, कमल की नाल भी दिखाई देगी और कमल का कली का रूप और कमल का विकसित रूप दोनों ही दिखाई देंगे इसमें। जब कमल बहुत कली के उसमें होता है वो भी दिखेगा, ठीक है। और इससे उसने बहुत सुंदर कलात्मक पैटर्न बनाया और सबसे ज्यादा इसमें बुद्ध भगवान की फोटो दिखाई देगी। बुद्ध भगवान की जो पेंटिंग्स हैं वो इसमें ज्यादातर दिखाई देंगी, ठीक है। ये एक सुंदर सज्जा है और ये वर्गाकार खंडों में यानी कि खंड बांट दिए गए हैं इस तरीके से, वर्गाकार स्क्वायर उसमें ये खंड बांट कर फिर बनाई गई है। इससे पता चलता है कि उस टाइम के जो कलाकार थे वो कितने ज्यादा सुंदर चीजें बनाते थे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डैश मीडियम इज यूज्ड इन दिस पेंटिंग। तो छत की सजावट चित्रकृति में कौन सा माध्यम उपयोग हुआ है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप भी कुछ ना कुछ मुझे बताएं कि हाँ पढ़ रहे हैं या नहीं। लॉन्ग पैनल्स एंड बॉर्डर्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ केव्स आर पेंटेड विद डैश 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 टू क्रिएट डाइवर्स पैटर्न्स ऑफ ग्रेट आर्टिस्टिक वैल्यू। यानी कि बड़े बड़े पैनल और बॉर्डर को किस किस चीजों से रंगा था। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया आपका ये गम से, ठीक है, काउ डंक से, काउ या कैटल डंक आप कह सकते हैं, कैटल डंक से। और एक चीज उन्होंने और ली थी, क्या थी? राइस हस्क, ठीक है, यानी कि आपका जो चावल का भूसा होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चावल का भूसा,
चावल के भूसे, ठीक है, गाय के गोबर, या सीधा गोबर ही लिख दो, और नेक्स्ट आपने लिखना है गोंद। तो इन चीजों से बनाकर ये रंगे गए हैं। नेक्स्ट है आपकी बाघ गुफा। बाघ गुफा मैंने बताया था ना, भगवान बुद्ध के बारे में जो दूसरी गुफा में मिलता है वो है बाघ गुफा। बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। तो देखो, जो पेंटर्स है अजंता के have rendered the details of festivals and ceremonies of public life। उन्होंने क्या किया है, अजंता के चित्रकारों ने जो सामान्य जनजीवन था उसके उत्सव भी बताए हैं, उसके समारोह भी बताए हैं। मतलब वो किस तरीके से अपने फेस्टिवल्स को मनाते होंगे, कैसे सेरेमनीज मनाते होंगे। द जनरल व्यू ऑफ दीज इन द पेंटिंग्स कन्वेज द पावर ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ द आर्टिस्ट। और इनसे हमें क्या पता चलता है, जो चित्रकार है वो कैसे गहरी निरीक्षण शक्ति का पता उनको चलता था। अजंता में इस प्रकार की अनेक रचनाएं हैं जिनमें धर्मनिरपेक्ष जीवन प्रदर्शित होता है। तो बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स है अजंता में जहां पर हमें सेक्युलर लाइफ, यानी जो धर्म को सब धर्मों को छोड़कर वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलते थे। ठीक है, तो अगली है हमारी पेंटिंग डांसिंग पैनल पेंटिंग। ठीक है, डांसिंग पैनल ये मीडियम है इसका, टेम्पेरा ऑन वॉल। ठीक है, और पीरियड है फिफ्थ सेंचुरी से, केव नंबर 4 में है ये, बाग मध्य प्रदेश। अब ये पेंटिंग आ गई मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश और जो आपका ये महाराष्ट्र है वो साथ साथ लगते हैं ना, ऐसे मध्य प्रदेश है और उसके ऊपर ही जस्ट महाराष्ट्र है। तो सॉरी, महाराष्ट्र यहाँ है और यहाँ पे मध्य प्रदेश है। तो इसीलिए इनकी जो ये अजंता है ये थोड़ी बहुत इधर भी फैली है, और इसमें से एक बाघ गुफा भी है। तो बाघ गुफा भी अलग अलग हैं। इनमें बाघ गुफा नंबर 4, गुफा नंबर 4 बाघ मध्य प्रदेश में ये पेंटिंग है डांसिंग पैनल की। तो इसमें क्या है, द बाघ केव्स आर सिचुएटेड 7 किलोमीटर नॉर्थ अवे फ्रॉम बाघ विलेज इन द कुशी तहसील ऑफ द धर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कि ये देखो, बौद्ध धर्म के समर्पित बाघ की 5 गुफाएं हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले की कुक्षी तहसील में बाघ गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर बागिनी नदी के किनारे ये हमें मिलती हैं। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, धार डिस्ट्रिक्ट है, धार जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर ये हमें बागिनी नदी के किनारे मिलती हैं ये गुफाएं। देयर आर विहारास एंड चैत्यास caves belonging to the Buddhist faith settlement। तो यहाँ पर हमें भिक्षुओं के रहने के लिए विहार मिलते हैं, और जिनमें एक बड़ा हॉल है जिसके पिछले हिस्से में एक बौद्ध स्तूप बना हुआ है, यानी कि बौद्ध का एक बहुत बड़ा यहाँ पर विहार या चैत्य बना हुआ है। द केव नंबर 4 इज डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स ऑन द वॉल। तो ये इनमें जो एक गुफा नंबर 4 है, इन सभी गुफाओं में जो चौथी गुफा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम क्या कहते हैं, रंग महल भी कहते हैं। ठीक है, रंग महल भी इसको कहते हैं। और इसमें बाघ गुफाओं में चित्रित प्रसिद्ध चित्रों की शैली अजंता की गुफाओं क्रमांक 1 और 2 में बने चित्रों के समान है, परंतु बाघ गुफाओं के चित्रों में आकृतियों को अधिक दक्षता से दिखाया गया है। देखो, इसमें जो चित्र शैली यूज हुई है ना बाघ गुफाओं में, तो वो अजंता की जो गुफा नंबर 1 और 2 है उसमें जो चित्र शैली यूज हुई है उसके जैसी ही है कुछ कुछ, लेकिन बाघ गुफाओं में ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया है। द पेंटिंग ऑफ अ डांस पैनल इन केव नंबर 4 shows the same style of Ajanta paintings, though the Bagh painters are more mature with perfectly modeled human figures and the painting depicts the performance of court dancers। तो इस पेंटिंग हमें क्या देखने को मिलता है, जो दरबारी नर्तकों के प्रदर्शन को दिखाया गया है। दरबार में वो किस तरीके से नृत्य करते थे उस चीज को यहाँ पर इस पेंटिंग में दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तव में आज बाघ गुफाओं में जो चित्र देखने हेतु बचे हैं वे उस समय यहाँ की दीवारों तथा छतों पर की गई अपूर्व चित्रकारी की केवल एक झलक मात्र ही प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर जो अभी चित्र बचे हुए हैं उसमें मतलब जो उस समय पे जो आज के जमाने से पहले ही उन्होंने किस तरीके से चित्र बनाए थे वो दिखाते हैं। यहाँ की गई चित्रकारी की शैली और इसके वास्तुशिल्प के आधार पर ये कहा जा सकता है कि यह बौद्ध गुफाएं लगभग 7वीं सदी ईस्वी में बनाई गई होंगी। तो ये बताया जा सकता है कि ये 7th सेंचुरी में ये गुफाएं बनाई गई होंगी, परंतु यहाँ से प्राप्त एक ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार यहाँ की 3 गुफाएं 4वीं और 5वीं सदी की हैं। तो यहाँ की जो 3 गुफाएं हैं वो 4वीं और 5वीं सदी की है, जो कि एक अभिलेख से हमें पता चलता है। वर्तमान में यहाँ मूलतः बनी 9 गुफाओं में से 5 गुफाएं ही बची हैं। तो यहाँ पहले कितनी गुफाएं थी, 9
9 थी बाघ गुफाओं में और उनमें से सिर्फ 5 गुफाएं अब बच गई हैं। बाघ गुफाओं के खंडर जो हैं चट्टान को काट कर बनाए गए प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प के अपूर्व उदाहरण के रूप में आज भी विद्यमान है। ये जो खंडर हैं बाघ गुफा में, ये जो खंडर हैं ये चट्टान को काट कर बनाए गए हैं और ये आज भी उतने ही विद्यमान लगते हैं। इन मनमोहक दृश्य के कारण ही ये गुफा रंग महल के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जो ब्यूटीफुल सुंदर और इतनी सुंदर ये गुफाएं बनाई गई हैं ये रंग महल के नाम से भी जानी जाती हैं। इस चित्र में सुंदर अर्धनग्न नर्तकियां राज दरबार में विशेष नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं। द ब्यूटीफुल यंग डांसर आर स्कैंटिली ड्रेस्ड आउट एंड डेक्ड विद हेवी ज्वेलरी। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल यंग डांसर्स थी उस समय की दरबार की, ठीक है, दरबार में आपको पता है पहले डांसर्स वगैरह होती थी, तो वो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ड्रेस्ड आउट हैं, सुंदर तरीके से वो तैयार हुई हुई हैं और उन्होंने जो है बहुत हैवी ज्वेलरी पहन रखी है। इसमें नर्तक मंडल एक वृत्ताकार में नृत्य करते हैं और जो डांसर्स हैं वो एक सर्कल में डांस कर रही हैं और रिदमिक फुट स्टेप्स को फॉलो करती हैं, करतालों से लय और पग ध्वनि मिलाती हैं। इस चित्र में युवतियों के केश विन्यास तथा रंग बिरंगे और वस्त्र विशेष उल्लेखनीय है, जिन्हें लंबी बाहों वाली तथा फूल कड़ी हुई ऊपर अधोवस्त्र पहनी है। तो इसमें क्या है, इनमें कलरफुल कॉस्ट्यूम्स है जिसमें फ्लावर मोटिव्स बने हुए हैं, उनसे उनकी ब्यूटी और ज्यादा एनहांस हो रही है डांसर्स की। इनमें जो पेंटर्स थे बाघ के, उनमें उन्होंने उनके हेयर स्टाइलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया कि उनके हेयर स्टाइल किस तरीके से थे वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। इट कैन बी कंपेयर्ड विद द डांसर्स ऑफ महाजन का जातक इन केव नंबर 1 ऑफ अजंता। यानी कि ये जो गुफा है उसकी ये जो डांसर्स हैं ये महाजनक जो जातक है गुफा नंबर 1 में अजंता की, उससे कंपेयर की जा सकती हैं। दीज आर 7 डांसर्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ द कंपोजिशन। और बाईं ओर 7 युवतियां दिखाई गई हैं जिसमें विशिष्ट वस्त्रों वाली एक नर्तकी नृत्य कर रही है। देखो यहाँ पर, ये देखो एक बिल्कुल विशिष्ट ऐसी लग रही है, इसमें सबसे अलग लग रही है ये, ठीक है। मतलब ये तो सॉरी दरबारी है, इतना मुझे समझ नहीं आ रहा है, खैर। और इसमें सबसे ये देखो, ये एक नर्तकी है, ये एक नर्तकी है, ये ठीक है, 7 यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो ये सातों एक उसमें लय में बैठी हुई हैं और ये डांस कर रही हैं। और अन्य युवतियों में से एक मृदंग बजाने वाली के नग्न शरीर पर मृदंग लटकाने की डोरियां स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तो इनमें से जो है एक मृदंग बजा रही है, तो ये देखो मृदंग बजाने वाली ये वाली है, ठीक है। इनकी ये देखो ये डोरियां स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, तो ये यहाँ पर मृदंग बजा रही हैं, ठीक है, ड्रम बजा रही हैं। वन ऑफ द लेडीज इज प्लेइंग अ ड्रम विच इज डैंगलिंग फ्रॉम हर नेक कवरिंग हर नेकेड बॉडी। तो उसकी आधी जो नंगी बॉडी है उसमें वो उसकी ड्रम की जो डैंगलिंग है, जो हैंगिंग होती है, वो दिखाई दे रही है। द आर्टिस्ट हैज कैप्चर्ड द मूवमेंट ऑफ हर फिंगर्स ऑन द ड्रम विद इमेंस स्किल। यानी कि जो मृदंग वो बजाती है उसकी उठी हुई उंगलियां बहुत अच्छे से पेंटर ने उसमें दिखाई है। निराले वस्त्रों में दूसरी ओर भी एक आकृति चित्रित है और इसी के अलावा देयर आर फ्यू फिगर्स दैट हैव कॉस्ट्यूम शोइंग देयर डिफरेंट रीजन्स। यानी कि अलग अलग रीजन से वो दिखाती हुई उसकी जो क्या कॉस्ट्यूम उसने पहनी है वो भी उसमें बहुत अच्छे से दिखा रहा है। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू अप्रीहेंड दैट रॉयल गॉड्स वर ग्रेस्ड बाय ऑल काइंड ऑफ डांसर फ्रॉम वेरियस रीजन। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर इन दरबारों में अलग अलग तरीके के नृत्यकों का समूह होता था और इसमें विदेशी नर्तकियां भी होती थी, ठीक है। बाघ पेंटिंग आर जस्ट अ फीबल ग्लिम्स ऑफ द रिच ट्रेडिशन ऑफ इंडियन म्यूरल पेंटिंग। अनफॉर्चुनेटली ओनली 5 ऑफ द 9 केव डू नॉट सर्वाइव विद दीज क्लासिकल पेंटिंग्स। तो ये जो पेंटिंग्स हैं, ये जो गुफाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और ये दिखाती हैं हमारे इंडियन का जो हमारा इंडिया है जो उसका पुराना ट्रेडिशन कैसा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें से सिर्फ 5 गुफाएं ही रह गई हैं 9 में से। अब इसके कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और इनको कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है विच इज द टेक्निक यूज्ड इन द पेंटिंग। कौन सी तकनीक यूज हुई है, बाघ गुफाओं में चित्रांकन की कौन सी पद्धति प्रयुक्त की गई है। तो इसमें हमारी यूज करी गई है इसमें हमारी जो है यूज करी गई थी कौन सी पद्धति प्रयोग
प्रयोग की गई थी। इसमें हमारी एक मिनट रुकिए, मैं देखना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें हमारी भित्ति चित्र वाली भित्ति चित्र की जो तकनीक है वो इस्तेमाल हुई है, ठीक है। यानी कि जो वॉल पेंटिंग वाली तकनीक होती है, टेम्पेरा वाली, वो इस्तेमाल हुई है। और इसको आप ड्राई फ्रेस्को भी बोल सकते हैं, ड्राई फ्रेस्को, ठीक है। हिंदी में भी लिखेंगे ड्राई फ्रेस्को तकनीक, ये याद रखिएगा। पता नहीं मैं कैसे भूल गई। इन विच स्टेट आर द बाघ केव सिचुएटेड? बाघ गुफाएं कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है बाघ गुफाएं। और अजंता की गुफाएं कौन से में है? अजंता की गुफाएं हमारे उसमें है, महाराष्ट्र में, ठीक है। गिव द टोटल नंबर ऑफ केव्स एट बाघ। बाघ में मूलतः कितनी गुफाएं थी? पहले 9 थी, अब केवल 5 बच गई, तो ये बात याद रखनी है। अब देखो अजंता और उत्तर अजंता चित्रकला के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताया गया है। तो अजंता में फेमस पेंटिंग्स हैं पद्मपानी बोधिसत्व सबसे पहले, तो फिर अप्सरा पेंटिंग, फिर सीलिंग डेकोरेशन। पद्मपानी बोधिसत्व यानी बुद्ध भगवान की, बुद्ध भगवान कौन से नंबर पर आते हैं? केव नंबर 1 में पहले नंबर पर बुद्ध भगवान है, इसलिए यहाँ आते हैं। अप्सरा पेंटिंग केव नंबर 17 में है, और सीलिंग यानी छत की डेकोरेशन वाली पेंटिंग केव नंबर 2 पर है। फिर आती है बाघ केव, ठीक है। बाघ केव अलग है और ये फेमस पेंटिंग है। यहाँ पर कौन सी पेंटिंग है? डांसिंग पैनल की पेंटिंग है, और ये केव नंबर 4 पे आती है, यानी गुफा नंबर 4 में ये पेंटिंग बनाई गई है। अब देखो फर्स्ट ही क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बोला था ना गुप्ता पीरियड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आ गया, गुप्त काल को कला के इतिहास में स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? वाई इज गुप्ता पीरियड कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट? क्योंकि गुप्ता पीरियड जो था उसी ने हमारे इंडिया में, या आप कह सकते हैं हमारे कल्चर में, उन्होंने स्कल्पचर जो टेक्निक होती है उसको लेकर आए, और पेंटिंग्स को और अच्छा बनाने में उन्होंने ध्यान दिया, ठीक है। पहला तो ये हो गया। इसके अलावा उन्होंने आर्ट को बहुत आगे ले जाने के लिए मूवमेंट्स भी चलाए, सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो उन्होंने विज्ञान में भी अपनी बहुत ही अच्छी खासी उन्होंने आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपना योगदान दिया। अच्छा, गुप्ता पीरियड के बारे में बात करें तो सबसे पहला गुप्ता का शासक था चंद्रगुप्त 1। फिर उसके बाद आया समुद्रगुप्त, जैसा मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद आया चंद्रगुप्त 2, ठीक है, जो कि इसका बेटा था और इसका पोता था। इन विच पीरियड वर अजंता पेंटिंग्स डन? कौन से पीरियड में ये बनाई गई थी? तो ये 5th सेंचुरी में अजंता पेंटिंग ज्यादातर बनाई गई थी, और इसको आप कह सकते हैं कि ये गुप्ता पीरियड में, 5th सेंचुरी गुप्ता पीरियड, ठीक है, गुप्ता पीरियड में ये बनाई गई। हु वॉज नॉन बाय द टाइटल विक्रमादित्य एंड वाई? अच्छा, हिंदी में तो रह गया है। अजंता के चित्र किस काल में बने थे? तो अजंता के चित्र जो थे वो गुप्त काल में बने थे, ठीक है। और एक और काल था आपका, शायद जातक काल था, एक मिनट रुके, हमने ऊपर देखा था ना, वो दूसरा काल भी था एक और, तो वो कौन सा काल था? हाँ, वाकाटक काल। वाकाटक काल में भी ये बनी थी, ठीक है। कौन कौन से काल में बनी थी? एक तो था हमारा गुप्ता काल, और सेकंड है हमारा वाकाटक काल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है? तो हु वाज नोन बाय द टाइटल विक्रमादित्य? तो चंद्रगुप्त 2 जो है वो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। स्टोरीज भी सुनी होंगी ना विक्रमादित्य वाली, तो वो है इसमें। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उसने बहुत मतलब उसने अभिलेखों का भी काम करवाया, उसने बहुत सारे ऐसे काम करवाए जो बहुत उसने ऐसे आप कह सकते हैं कि उसने पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी बनवाई, स्कल्पचर भी उसने, जो उसके आप बोले चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो चलाया था वही सारा काम उसने और भी अच्छे तरीके से करवाया। गुप्त काल के कौन कौन से चरण हैं? What were the phases witnessed by the गुप्ता पीरियड? तो गुप्ता पीरियड के कौन कौन से चरण है? सबसे पहला चरण आया आपका ये चंद्रगुप्त फर्स्ट वाला चरण आया, ठीक है।
फिर उसके बाद आपका आया समुद्रगुप्त वाला चरण, फिर आया चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य वाला चरण। ठीक है, इसके बारे में आप बता देंगे। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, कहाँ पर स्थित है, वेयर आर अजंता केव सिचुएटेड, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और अजंता की गुफाओं की खोज कब और किसने की? अजंता की गुफाओं की खोज जो थी वो 1791 में, मेरे हिसाब से 1791 ही था ना, 1791 में जेम्स स्मिथ था। इसीलिए कहती हूँ थोड़ा सा रिवीजन अगर हम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये देखो, 1891 है, 17 नहीं 1891 है। इसमें सबसे पहले मद्रास रेजिमेंट के कुछ अधिकारी थे जिन्होंने जिन्होंने इसकी खोज की थी, और उनमें से एक मेजर जॉन स्मिथ था। ठीक है, मेजर जॉन स्मिथ उनमें से एक था। कब हुई थी? 1891 में। अजंता में कौन कौन सी चीजें हैं? अजंता में बहुत सारी चीजें हैं। व्हाट डज अजंता कंस्टिट्यूट एंड व्हाट डज जातका रिप्रेजेंट? तो अजंता में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अजंता में जो है गुफाएं हैं अलग अलग। ठीक है, गुफाएं हैं, उन गुफाओं में पेंटिंग्स बनी हुई हैं, स्कल्पचर बने हुए हैं। उन गुफाओं में से आप अप्सरा का नाम ले सकते हैं, अप्सरा जो पेंटिंग है उसका नाम ले सकते हैं। इसके अलावा उसमें सीलिंग्स पे भी पेंटिंग बनी हुई है, छतों पर दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इसके अलावा खंभों पर भी उन्होंने पेंटिंग बनवा रखी है। जातक कथाओं में क्या है? तो जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के जो पुराना जो पिछला जीवन है उसके बारे में है। उन्होंने किस तरीके से, कैसे, कौन से जीवन में किस उस रूप में जन्म लिया, ठीक है, उनके बारे में है, बेसिकली भगवान बुद्ध के बारे में। शिल्प सूत्र में कौन से रंग प्रयुक्त हुए हैं? तो विच कलर्स आर यूज्ड इन शिल्प सूत्र? शिल्प सूत्र में ज्यादातर गेरू रंग, ठीक है, गेरू रंग और सफेद रंग का प्रयोग किया गया है, सफेद और काले रंग का प्रयोग। अजंता की दीवारों को चित्रकारी के लिए किस प्रकार तैयार किया जाता था? हाउ वॉज द वॉल ऑफ अजंता प्रिपेयर्ड? तो अजंता की दीवारों को सबसे पहले क्या किया जाता था? उनको मैंने आपको बताया था राइस हस्क, यानी कि जो चावलों का जो भूसा रहता है वो, ठीक है, और इसके अलावा गाय का जो गोबर रहता है यानी कि कैटल डंक, एक मिनट, कैटल डंक, ठीक है, और जो आपका ये रहता है गम, गोंद। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? चावल का भूसा, गोबर और गोंद, और इंग्लिश वाले लिखेंगे राइस हस्क, कैटल डंक एंड गम। इन सभी को मिलाकर दे यूज टू प्रिपेयर अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं कि एक मटेरियल इस तरीके का वो तैयार करते थे कि जिसको वो फिर उनकी वॉल्स पे, उनकी उस पे छतों पे लगाते थे। उसके बाद जब वो सूख जाती थी, फिर वो क्या करते थे, चूना जो होता है ना, चूने का पाउडर बनाकर उसको अच्छे तरीके से उसको पानी में मिलाकर उसका लेप बनाकर वो घिसते थे उस पर, वो अच्छे तरीके से वो लेपते थे उसको। फिर उसके बाद जब वो सूखता था तो उसके बाद वो अपनी पेंटिंग स्टार्ट करते थे, जहां जहां से सूखना स्टार्ट हो जाता था वहां वहां वो अपनी पेंटिंग स्टार्ट करते थे। तो ये प्रोसीजर आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। अप्सरा की त्वचा का रंग कौन सा है? व्हाट इज द स्किन कलर ऑफ अप्सरा? तो डार्क ब्राउन, ठीक है, गहरा भूरा, देखा था ना आपने, गहरा भूरा रंग है। व्हाट इज अप्सरा होल्डिंग इन हर हैंड्स? अप्सरा अपने हाथ में क्या लिए हुए? अप्सरा अपने हाथ में क्रीम टाइप का कुछ लिए हुई थी। उसको आप हिंदी में हथकारा भी बोलते हैं। ठीक है, हथकारा टाइप का कुछ वो ली हुई थी अपने हाथ में। ठीक है, जो कि एक आप कह सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या नाम था क्या नाम था, तो आप बोल दीजिएगा कि एक वो वाद्य यंत्र ली हुई है। ठीक है, क्या ली हुई है? वाद्य यंत्र। इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो अपने हाथ में ली हुई है। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, और यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया। ये थे आपके नीचे आंसर्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं आपने ठीक किया है नहीं किया है। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, सीरीज़ कैसी लग रही है, ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल TH क्लासेस को, और शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ हमारी ये प्लेलिस्ट, जिसमें कि हम आपको पेंटिंग थ्योरी के सारे चैप्टर्स करवाएंगे। थ्योरी में जो आने वाले हैं वही, ठीक है, और बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।